ऋतुओं की लय। बच्चों हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं और यदि भारतीय कैलेंडर की हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर 6 ऋतुएं पाई जाती है, जिसका भी अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन यदि हम वैसे बात करें मोटे मोटे तौर पर भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हमें मिलती है, सर्दियों की, गर्मियों की और मानसून की, अर्थात आते हुए मानसून की, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और चौथी है लौटते हुए मानसून की। 4 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर मुख्यतः देखी जाती है। ठीक है, तो भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, अर्थात जब मानसून आ रहा होता है भारत में वह समय, और चौथा है मानसून के निवर्तन की ऋतु, अर्थात मानसून जब लौट रहा होता है उस समय। तो 4 प्रकार की प्रमुख ऋतुएं यहाँ पर देखी जा सकती है। इसी में पहली जो ऋतु है वो है शीत ऋतु। बच्चों हम जानते हैं कि भारत में जो शीत ऋतु की जो स्थिति है वो लगभग बच्चों नवंबर से मार्च के मध्य में रहती है, और इस समय भारत में शीत ऋतु की प्रधानता रहती है। तापमान कम रहता है और यह भी देखा जाता है कि यहाँ पर वर्षा अमूमन कम मात्रा में मिलती है, और जो कुछ वर्षा हमें प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हमें उत्तरी भारत में प्राप्त होती है। साथ ही कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी जाते हुए मानसून के रूप में हमें वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन यदि शीत ऋतु की बात करें हम तो यहाँ का जो तापमान है आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि जनवरी, विशेष रूप से 15 जनवरी के आसपास का जो समय होता है वो सर्वाधिक ठंडा रहता है। यहाँ पर तापमान सर्वाधिक न्यूनतम इस समय पाया जाता है। ठीक है, इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है कहाँ पर? उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में। अब हमने यहाँ पर बच्चों उत्तरी भारत के क्षेत्र बात क्यों करी, पूरे भारत की बात क्यों नहीं करी? इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है विशेषकर बच्चों वो तटीय स्थिति में है। ठीक है, और यह समुद्रों की समकारी जो प्रभाव है, अर्थात समुद्रों के समीप होने के कारण यहाँ तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता, जो तापांतर है वो कम मिलता है। यही कारण है बच्चों कि भारत में यदि तापमान की स्थिति देखें तो अक्षांशीय स्थिति के बजाय तटीय स्थिति से कितनी दूरी है यह ज़्यादा निर्णायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानचित्र में देख सकते हैं बच्चों कि भारत में जनवरी के महीने में जो तापमान है वो किस प्रकार से रहता है उसकी स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं, और समताप रेखाओं के द्वारा हम इसे दर्शा सकते हैं कि विभिन्न समताप रेखाओं की जो स्थिति है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। हम यदि उत्तर से बात करें बच्चों तो यहाँ 10 डिग्री की रेखा जा रही है, 10 डिग्री की समताप रेखा यहाँ से गुजर रही है, और यह लगभग हम यदि बात करें तो हिमालय के समानांतर स्थित होती है। हिमालय के समानांतर होने का कारण क्या है बच्चों? क्योंकि जनवरी का महीना है। कौन सा महीना है? जनवरी का, अर्थात अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक तापमान में गिरावट इस समय देखने को मिलती है। साथ ही एक चीज और जो प्रभावित करती है वो है इस हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं। जो बर्फीली जो हवाएं हैं वो मैदानी भागों में आती है और इस वजह से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हिमपात होता है हिमालयी क्षेत्रों में, और इस वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वो तापमान कम प्राप्त करता है। 0 डिग्री के आसपास यहाँ तापमान इन क्षेत्रों में भी मिल जाता है। तो यहाँ की जो समताप रेखा है जनवरी की वो 10 डिग्री की जो समताप रेखा यहाँ से निकली, और इसके दक्षिण में यदि हम बात करें तो 15 डिग्री की समताप रेखा इसके समानांतर, यहां पर यदि हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो इसके समानांतर निकलती है, लेकिन यदि पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो इनमें काफी अंतर देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैदानी भाग है यहां पर इसको प्रभावित करता है। इसके बाद और यदि हम बात करें बच्चों तो यहां 15 डिग्री की समताप रेखा, यहां पर विशेष रूप से मेघालय जो क्षेत्र है यहां पर 15 डिग्री की समताप रेखा। ठीक है, यहां पर यह भी इसकी इंपोर्टेंस है।
इसके बाद हम देखें तो मध्य भारत से यदि हम बात करें तो 20 डिग्री की समताप रेखा यहां से निकलती है, जो कि मध्य भारत से निकलती है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं बच्चों, ये देखने वाली बात है, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं जनवरी महीने की समताप रेखा में वृद्धि हो रही है, अर्थात तापमान में वृद्धि होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका मुख्यतः यदि हम कारण देखें तो एक तो अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, जैसे जैसे हम दक्षिण में जा रहे हैं वैसे वैसे विषुवत रेखा के समीप जा रहे हैं, इसलिए तापमान में वृद्धि होगी। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो है कि ये जो समुद्रीय स्थिति है, जो जल की स्थिति है, इन समुद्र की महाद्वीपीय जो स्थिति अर्थात महाद्वीपों के अंदर विषम जलवायु होगी, ठीक है, वो महाद्वीपीयता का प्रमाण वहां पर दिखाई देगा, लेकिन जो समुद्री तटीय जो स्थिति है उसमें समकारी प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इस वजह से यहां पर तापमान में अधिकता देखी जाती है। इसी के साथ में हम देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर इसके मध्य में भी 20 डिग्री का टेम्परेचर की जो समताप रेखा है यहां पर उपस्थित होगी। पश्चिमी घाट के समानांतर होती हुई यह जो रेखा है यह 25 डिग्री की समताप रेखा यहां पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी घाट से होती हुई दक्षिण में केरल और कन्याकुमारी और साथ में तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। बीच में कुछ वृत्ताकार समताप रेखाएं भी हमें दिखाई देती है 20-20 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत का जो तापमान है, विशेष रूप से जनवरी महीने का जो तापमान है उसमें किस तरीके से समताप रेखाएं उपस्थित होती है। तो यहां पर एक प्रारूप देखने को मिला बच्चों हमें। वो क्या प्रारूप देखने को मिला कि जैसे जैसे हिमालय से दूरी, ठीक है, हिमालय से दूरी होती गई, दूसरा जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर गए, भूमध्य रेखा की ओर गए, वहां से तापमान में वृद्धि देखी गई। तीसरा प्रभाव क्या है कि ये जो समुद्री स्थिति है उसके समकारी प्रभाव के रूप में भी हमें यहां पर तापमान में एक अलग स्थिति देखी गई। इसलिए पूरे भारत को हम एक ही तापमान में आबद्ध नहीं कर सकते। इस समय अलग अलग क्षेत्र का तापमान अलग अलग दिखाई देता है। तो जनवरी के महीने में भी 25 डिग्री से अधिक तापमान होता है, ठीक है। और यही कारण है कि इन तटीय स्थितियों में विशेष रूप से प्रायद्वीप में बच्चों की सर्दियां बहुत ज्यादा सर्दी नहीं दिखाती, बहुत ज्यादा ठंड यहां पर नहीं पड़ती, ठीक है। और जो केवल उत्तरी भारत, विशेष रूप से जो मैदानी भाग है या फिर उत्तरी ये पहाड़ी जो क्षेत्र है वहीं पर ही ज्यादा ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। यहां पर हमने इस चीज को देखा। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। रात्रि में और भी ज्यादा तापमान नीचे हो सकता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। हमने देखा बच्चों अभी मानचित्र में देखा था कि उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ती है। उसके प्रमुख कारण कौन कौन से देखते हैं। पहला है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो समुद्र के समकारी प्रभाव, अब बच्चों समुद्र के समकारी प्रभाव क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कि हम जानते हैं कि स्थल और जल दोनों की जो स्थिति है तापमान प्राप्त करने में अलग अलग होती है। अर्थात जो जल होता है वो देरी से ठंडा होता है और देरी से ही गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्म होता है। जबकि स्थल जो भाग होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो यहां पर इसकी स्थिति होने के कारण जो समुद्रीय जो क्षेत्र होते हैं अर्थात जहां पर अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है वहां पर ना तो अधिक ठंड पड़ती है बच्चों, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से इसे कहते हैं समुद्र का समकारी प्रभाव होना। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है बच्चों, ये समुद्र से काफी दूर है, इसलिए समुद्र का समकारी प्रभाव यहां पर नहीं दिखाई देता और महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, जो कि विषम प्रकार की जलवायु को दर्शाते हैं। यहां पर तापांतर भी ज्यादा पाया जाता है इस महाद्वीपीय स्थिति में। दूसरा है बच्चों, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तरी भारत के समीप ही हिमालय की स्थिति है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पर भयंकर हिमपात होते हैं। सर्दियों में बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर हिमपात होता है और इस हिमपात के कारण भी शीत ऋतु में ठंडी लहर, ठीक है, वहां पर चलती है।
शीत लहर वहां पर चलती है, ठंडी लहर वहां पर चलती है। तीसरा है फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीत लहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ जाता है। कैस्पियन सागर, ठीक है, वहां से आती हुई जो मध्य एशिया और कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान आदि से मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो भी उत्तर भारत की जो तापमान को गिराने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से प्रमुख कारण हुए उत्तरी भारत में तापमान को कम पाए जाने के कारण। बच्चों, यदि आप भी अनुभव करना, यदि कभी सर्दियों में भारत के तटीय जो क्षेत्र है, तटीय जो शहर है, वहां जाने का यदि आपको मौका मिले बच्चों, तो आप देखोगे कि यदि उत्तरी भारत में हम यहां पर रजाइयों का उपयोग करते हैं सर्दियों में ओढ़ने के लिए, विशेष रूप से रात में, और जबकि तटीय स्थिति के जो शहर है, जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि ठंड कम पड़ती है, सर्दी वहां पर कम पड़ती है, तापमान ज्यादा वहां पर होता है तटीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। जो प्रायद्वीपीय जो भारत की यदि हम बात करें, वहां पर शीत ऋतु होती ही नहीं है, विशेष रूप से यहां पर होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं एक तो समकारी प्रभाव है, दूसरा वो भूमध्य रेखा के समीप भी स्थित है। इस वजह से तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव वहां पर आता है। अर्थात बहुत कम बदलाव वहां पर देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका उदाहरण। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब ये देखने वाली बात है बच्चों, तिरुवनंतपुरम जो है, जो कि कहां पर है, केरल में है, तो केरल में तिरुवनंतपुरम में जनवरी का, आप ताज्जुब करोगे बच्चों, जनवरी का जो तापमान है, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह सोचने वाली बात है। जबकि जून में यह है 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, अर्थात जून में कम पाया जाता है और जनवरी में अधिकतम जो तापमान है वो अधिक पाया जाता है। उल्टा मामला हो गया है यहां पर। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण वही है जो हमने अभी बताए थे। एक तो समुद्र का समकारी प्रभाव, दूसरा भूमध्य रेखा से नजदीकी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पहाड़ियां ऊंचाई पर है और हम जानते हैं कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। तो इस कारण से, साथ ही यह तटीय स्थिति पर भी है। ठीक, तो इस वजह से यहां अपेक्षाकृत तापमान कम पाया जाता है। अब अगला है हमारा सर्दियों में, शीत ऋतु में वायु दाब तथा पवनें किस प्रकार की भारत में पाई जाती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो वायु दाब और पवनों की यदि हम स्थिति की बात करें बच्चों, तो सर्दियों में सूर्य सीधा कहां चमकता है, अर्थात ये जो लंबवत है सूर्य चमकता है वो कहां चमकता है, मकर रेखा पर। ये तो हम जानते ही बच्चों। दोबारा से देख लेते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। सूर्य यहां पर, यह भूमध्य रेखा है बच्चों, यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है, यह हम सब जानते हैं। तो सूर्य जो लंबवत चमकता है वो कर्क से मकर के मध्य ही चमकता है लंबवत रूप से। अब इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है बच्चों, कि सबसे पहले 21 मार्च को सूर्य चमकता है सीधा भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च के दिन सूर्य जो चमकेगा वो भूमध्य रेखा पर चमकेगा। दूसरा होता है 21 जून। मार्च के बाद में धीरे धीरे जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो उत्तर की ओर सरकती हुई जाएगी। इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होना यहां पर होता है। ठीक है, और वो 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी। इसके पश्चात धीरे धीरे उसका दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है और 23 सितंबर जो होता है उस दिन वापस से भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। और उसके पश्चात हम देखें तो 22 दिसंबर, यदि 22 दिसंबर की बात करें तो बच्चों वो मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। इस प्रकार से सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना
इसमें परिवर्तन जो होता है, इन्हीं कारणों से बच्चों, इन्हीं कारणों से ही पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं आती है। सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मियों का जो चक्र है वो चलता रहता है। यहां देखने वाली बात है बच्चों, सूर्य वास्तविक रूप से सूर्य ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण नहीं आता, ये पृथ्वी की जो अपनी स्थिति है उसकी वजह से आता है। ऐसा हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो दिसंबर के अंत तक अर्थात 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और जबकि भारत की स्थिति क्या है, भारत के मध्य में से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो भारत कर्क रेखा पर स्थित है, इस वजह से यहां दिसंबर के महीने में अर्थात दिसंबर जनवरी के महीने में यहां पर सर्दियां पड़ती है और उन्हीं दिनों यहां मकर रेखा पर स्थित जो क्षेत्र है वहां पर गर्मियां पड़ती है। जबकि जून जुलाई के महीनों में बच्चों हमारे यहां इस क्षेत्र में गर्मियां पड़ती है और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां पड़ती है। यह पृथ्वी की स्थिति और घूर्णन के अनुसार कार्य करता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है और दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। बच्चों हम जानते हैं कि तापमान यदि कम होगा, इस समय दिसंबर के महीने में यदि तापमान कम होगा तो दाब कैसा होगा, उच्च प्रकार का होगा। और उच्च दाब की स्थिति यहां पर विशेष रूप से उत्तरी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। लेकिन बच्चों हम ये भी जानते हैं कि दक्षिणी भारत में तापमान में इतनी गिरावट नहीं आती जितनी उत्तरी भारत में आती है। इस वजह से यहां पर जो उच्च वायुदाब का निर्माण होगा वो यहां पर उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। यह चीजें हम जानते हैं। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं, ठीक है, संभार जो रेखाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर के निकलती है। तो यहां पर इन दाब में अंतर देखा गया, 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार अर्थात दाब में अंतर देखा गया। और दाब में अंतर होने के कारण ही दाब प्रवणता बल के कारण बच्चों पवनें यहां पर गतिमान होती है, ये हम सब जानते हैं। तो दोनों क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर 1019 मिलीबार उच्च दाब की स्थिति देखी गई, जबकि दक्षिण भारत में बच्चों 1013 मिलीबार की स्थिति अर्थात उसके अपेक्षाकृत निम्न दाब की स्थिति देखी गई। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण भारत में क्या पवनें चलेगी। हम आगे मानचित्र में भी इसको देखेंगे। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देगी। ठीक है, कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलेगी। दाब प्रवणता कम है, यहां पर बहुत कम दाब प्रवणता है, दाबों में जो अंतर है वो कम है। इस वजह से जो पवनें चलेगी बच्चों वो भी क्या चलेगी, कम चलेगी, मंद गति से चलेगी। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां उत्तर पश्चिमी जो भारत है उस उत्तर पश्चिमी भारत में यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों 1019 मिलीबार की संभार रेखा उपस्थित है। उसके पश्चात और दूरी पर जाते हैं तो यह 1018 की है बच्चों, ये 1018 की समदाब रेखा है। ठीक है, उसके पश्चात 1017 की है ये, और यहां पर ये 1018 की, इसी प्रकार 1016 की बच्चों, और ये समुद्र में स्थित इस तरीके से जाती है। इस तरीके से बच्चों यहां पर 1015 की बात करें, फिर 1014 की यदि हम बात करें, ठीक है, और यहां पर आते आते बच्चों, यहां पर आते आते हम यदि हम बात करें तो 1013 की समदाब रेखाएं यहां पर पाई जाती है। अर्थात 1019 की सर्वाधिक दाब, उच्च दाब यहां पर पाया जाता है उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, और यदि हम बात करें दक्षिण में, कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है बच्चों, यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर सबसे न्यून दाब यहां पर पाया जाता है 1013 मिलीबार का। तो हम जानते हैं दाब प्रवणता नियम के अनुसार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। यही कारण है यहां पर तीर के निशान हम देख रहे हैं बच्चों, तीर के निशानों के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि किधर की तरफ वायु चलेगी, किधर की तरफ यहां पर पवनें चलेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इनकी दिशाएं इस प्रकार से है, इनकी दिशाएं इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उच्च दाब से पवनें चलती है। तो विभिन्न प्रकार की यहां पर दिशाएं हमने देखी।
ठीक। अब यहाँ पर बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पवनों का निर्माण होगा और उनकी दिशाएं भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में होगी और यह संपूर्ण निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र का तापमान कितना है। यदि और कम तापमान होगा तो और अधिक उच्च वायुदाब बनेगा और उच्च वायुदाब बनेगा तो और तेजी से या और विभिन्न दिशाओं में इसका पवनों का गति देखी जाएगी। ठीक है बच्चों, मोटे तौर पर क्षेत्र की भूआकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। जो क्षेत्र की जो भूआकृति है वो भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है कि वहां पर पश्चिमी घाट में स्थित उनकी पर्वतों की स्थिति है या फिर वो समतल मैदान है आदि जो भूआकृतियां है वो भी इन पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। तो गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिम देखी गई है। तो यहाँ पर पश्चिम से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि पश्चिम से आ रही है और उत्तर पश्चिम से इस प्रकार से आ रही है। तो इनकी स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। उसी प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो उत्तर से आती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक, यहाँ पर इनकी स्थिति उत्तर से आती हुई, जैसे कि यहाँ पर उत्तर से आ रही है, इनकी स्थिति इस प्रकार से दिखाई देती है। भूआकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी हो जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में बच्चों यहाँ पर इनकी स्थिति देखें तो उत्तर पूर्वी इनकी दिशा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पर भूआकृतिक प्रभाव नगण्य है, समुद्र है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र है, इस वजह से इनकी जो दिशा है उत्तर पूर्वी दिशा हमें दिखाई देती है, ये हमें दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल सही दिशा है भूआकृतियों से प्रभावित हुए बिना। यहाँ पर भूआकृतियाँ नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सीधी रूप से उत्तर पूर्व दिशा में यह गमन करेगी। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित हो जाता है। यहाँ पर सर्दियों में बात करें बच्चों तो इस समय यहाँ का जो मौसम है वो सुहावना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी कभी चक्रवातीय स्थिति देखी जाती है, चक्रवातीय अवदाब से बाधित रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात, बच्चों हमने इसी चैप्टर के पहले भाग में पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। तो पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर से यहाँ तक आते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति भी इन सर्दियों के मौसम में भारत में देखी जाती है और इन वजह से ही भारत में विशेष रूप से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात देखा जाता है। किसके वजह से? पश्चिमी विक्षोभ के वजह से बच्चों। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है, जिससे कि ये वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैस्पियन सागर और ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये जो चक्रवात है, पश्चिमी विक्षोभ है, इनमें आर्द्रता बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ने के कारण भारत में आकर के यहाँ मैदानी भागों में तो बच्चों वर्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात करते हैं। और ये जो होने वाली जो वर्षा है ये बहुत लाभदायक होती है, विशेष रूप से रबी की फसल में गेहूं के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। वर्षा की यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती। सर्दियों में ये जो पवनें हैं यह स्थल से चलती है, ठीक है, स्थल से चल रही है बच्चों, इस वजह से यहां पर आर्द्रता नहीं होगी और आर्द्रता यदि नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है और तापमान यदि बढ़ जाता है तो वर्षा वहां पर नहीं कर पाएगा। वर्षा की आवश्यक जो शर्तें हैं वो दूसरी पुस्तक में हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। एक तो वो शुष्क है
ठीक है, नमी नहीं है उनमें, आर्द्रता नहीं है। दूसरा, उनका तापमान भी बढ़ जाता है, जब घर्षण के कारण उनका तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से भी वर्षा नहीं हो पाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें बच्चों, तो पूरे भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ मात्रा में उत्तरी भारत के मैदानों में और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा देखी जाती है। साथ ही लौटता हुआ जो मानसून है, उससे बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता प्राप्त करने के पश्चात कोरोमंडल में अर्थात तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में वर्षा करता है लौटता हुआ मानसून। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी वर्षा के अलावा मुख्य रूप से वर्षा नहीं होती है। तो उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा कर देते हैं। हमने बताया अभी पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यहाँ पर कुछ वर्षा हो सकती है। कम मात्रा में होते भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। जो लघु हिमालय है और साथ में शिवालिक जो हिमालय है, वहां पर यह हिमपात के रूप में होती है, लेकिन मैदानी भागों में यह वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होती है और यह रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह वही हिम है, ये जो हिमपात के जो रूप में वर्षा हुई, ये वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो यहाँ पर जब हिमपात होगा, कब होगा बच्चों? सर्दियों में जो पर्वतीय क्षेत्रों में जब हिमपात होगा, वही हिम के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और गर्मियों में पिघल करके नदियों के प्रवाह के रूप में हमें दिखाई देता है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, क्योंकि वो पश्चिम से आ रहे हैं बच्चों। वो चक्रवात जो है वो पश्चिम से आ रहे हैं, इसलिए वर्षा की मात्रा देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती हुई जाती है। उसी प्रकार से यदि हिमपात को देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती हुई इनकी स्थिति देखने को मिलती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर की होती है। पंजाब, बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। मध्य भाग और दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है स्थानीय कारकों के प्रभाव से। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है कभी कभार। ठीक है, अब बात करें उत्तर पूर्वी मानसून पवने। उत्तर पूर्वी जो मानसून पवने हैं, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं अर्थात मानसून का निवर्तन कहते हैं, उसके द्वारा अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। तो लौटता हुए मानसून से वर्षा अमूमन तौर पर नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र में लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त कर लेता है और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करने के पश्चात यहाँ स्थलीय भागों में वर्षा कर देता है। इस चित्र के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं कि बच्चों ये लौटता हुआ जो मानसून है, ये लौटता हुआ जो मानसून है उत्तर पूर्वी, जिसे मानसूनी पवने हमने कहा, यहाँ कैसा रहेगा? सर्दियों में दाब कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। उच्च दाब के वजह से ये पवने इस दिशा में चलेगी और यहाँ पर दाब क्या है? निम्न रहेगा और इनकी दिशा इस प्रकार से पाई गई है। ठीक है, ये ही पवने यहाँ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगी ये पवने और वापस जाती हुई इस क्षेत्रों में वर्षा करेगी। भारत के जो दक्षिणी भारत के जो क्षेत्र है यहाँ पर ये वर्षा करेगी। शीत ऋतु में भारतीय मानसून की स्थिति हम यहाँ पर जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उसके कारण कुछ मात्रा में यहाँ पर वर्षा हो सकती है, जिसकी स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं। और तापमान क्या है? कम है, तो दाब कैसा होगा? यहाँ पर उच्च प्रकार का होगा। अब अगला है बच्चों ग्रीष्म ऋतु। हमने शीत ऋतु पढ़ा, इसमें तापमान, वर्षा, दाब, पवने आदि चीजों को हमने यहां पर देखा। उसी प्रकार से हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की चीजें यहां पर होगी। तापमान की यदि हम बात करें बच्चों, तो हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु का जो महीना है मुख्य रूप से मार्च में स्टार्ट होता है
तो मार्च में जब स्टार्ट होता है तो तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। अब तापमान में बढ़ोतरी क्यों देखी जाती है बच्चों? हमने अभी बताया था कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण मार्च में, विशेष रूप से 21 मार्च को वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और उसके पश्चात और ज्यादा ऊपर की ओर आने लगता है, और 21 जून को तो वो कर्क रेखा पर सीधा अर्थात लंबवत रूप से चमकता है। तो मार्च के महीने में धीरे धीरे गर्मियां स्टार्ट होती है, तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है, जैसा कि हम जानते हैं। और अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु देखी जाती है। मार्च में धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और अप्रैल, मई, जून तक वो अपनी मैक्सिमम स्थिति प्राप्त कर लेता है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जो अधिकांश भाग हैं उसमें 30-32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान यहाँ पर मिलता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर की खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। अर्थात यहाँ पर सामान्य रूप से 48 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है उत्तर पश्चिमी भागों में। बच्चों बहुत ज़्यादा तापमान है, और ये जब तापमान ज़्यादा होगा तो दाब कैसा होगा? दाब निम्न प्रकार का यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इस मानचित्र में भी हम इसे देख सकते हैं। बच्चों जुलाई का तो जो तापमान है, जुलाई का जो तापमान है उसकी समताप रेखाओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग समताप रेखाएं मिलती है। हम यदि उत्तर से बात करें बच्चों, तो उत्तर से यह 20 डिग्री की समताप रेखा यहाँ पर मिलती है। यह 20 डिग्री की समताप रेखा हमें प्राप्त हुई। उसके पश्चात दक्षिण में 25 डिग्री की समताप रेखा है, जो दोनों समानांतर रूप से हिमालय के समानांतर रूप से पाई जाती है। अब हिमालय में बच्चों ऊंचाई अधिक है, ठीक है, साथ ही यहाँ पर हिमपेटिया, हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ तापमान कम प्राप्त होता है। और यदि हम दक्षिण में जाएं तो 30 डिग्री की समताप रेखा हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है, 30 डिग्री की। ठीक है, इसके बाद यदि हम और दक्षिण में जाए बच्चों, तो यहाँ पर ये वापस 30 डिग्री की समताप रेखा, इसके पश्चात यहाँ 25 डिग्री की समताप रेखा, और इसके मध्य में यहाँ 20 डिग्री की समताप रेखा पाई जाती है। तो समताप रेखाओं की इस स्थिति को से हम देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में यहाँ पर विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है गर्मियों में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र हिमालय से सटा हुआ है, और ऊंचाई पर स्थित जो हिमालय की जो चोटियाँ है, यह हिमालयी जो क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान कम मिलता है। साथ ही यहाँ पर हिम के क्षेत्र भी पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम मिलता है। जबकि उत्तर पश्चिम जो भारत का ये जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यह इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होना आम बात है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे जैसे हम दक्षिण भारत की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी देखी जाती है। तो दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि उत्तरी भारत में सर्दियां भी ज्यादा पड़ती है और गर्मियां भी ज्यादा पड़ती है। समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु अधिक नहीं पड़ती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो दक्षिण में बहुत ज़्यादा तापमान नहीं होता, 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। जबकि उत्तरी भारत की यदि हम बात करें, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों की यदि हम बात करें बच्चों, तो बहुत अधिक तापमान इन क्षेत्रों में 50 डिग्री 52 डिग्री तक टेम्परेचर भी मैक्सिमम देखा गया है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, लेकिन पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो कि काफी ऊंचाई पर है, यहां तापमान 25 डिग्री तक भी पाया जाता है। और तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली रहती है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। यह है मैंने बच्चों बताया
कि जो तापमान में यह अंतर जो देखा गया है, यह समुद्र के समकारी प्रभाव का यहां पर अधिक प्रभाव देखा गया है। जो समकारी प्रभाव अर्थात तट से जितना अंदर हम जाएंगे उतना अधिक तापमान हमें देखने को गर्मियों में देखने को मिलेगा। तो यहां पर अक्षांशीय स्थिति तो है ही, अक्षांशीय स्थिति तो बच्चों है ही, इसके अलावा जो सामुद्रिक रूप से तटीय जो स्थिति है वो भी यहां पर प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगी। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। तो गर्मियों में यहां पर औसत जो दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और ये 26 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे नहीं जाता। अब बात करते हैं वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। और यही कारण है कि वायुदाब निम्न होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर पवनें चलती है। ठीक है, तो उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाते हैं। यह मानसून के दौरान हमने पढ़ा था कि गर्मियों में ITCZ सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाता है और लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आ जाता है। और मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत हो जाती है। जो ITCZ की जो स्थिति है हमने उस मानसून में भी पढ़ा था बच्चों कि यह जो मानसून, जिसे हमने दूसरा नाम क्या देते हैं, ITCZ का नाम ही मानसून द्रोणी है। ठीक है, इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो जो मानसून द्रोणी है अर्थात जो ITCZ है, इसकी जो स्थिति है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, जो कि बच्चों थार के मरुस्थल से पूर्व की ओर होती है और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक इसकी विस्तृत स्थिति देखी जाती है। तो यहां इसकी स्थिति 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हम देखने को मिलता है। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि दबाव और सतही पवनें यहां पर किस प्रकार से मिलेगी। जुलाई के महीने में, जुलाई अर्थात ग्रीष्म ऋतु के समय यहां पर जो दाब की स्थिति, यहां पर निम्न दाब, सर्वाधिक रूप से निम्न दाब इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा सर्वाधिक रूप से निम्न दाब, क्योंकि सर्वाधिक तापमान भी यहीं पर ही मिलता है। तो 997 दाब की रेखा, यहां पर 998, 999 बच्चों, ये 999 की, इसके बाद 1000 की, ये 1000 की रेखा, इसके बाद 1001, 1002, 1003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये लगभग 1010 या 1009 की जो समदाब रेखा है बच्चों, ठीक है, वो यहां पर पाई जाती है। ठीक है, यहां पर वो पाई जाती है और इस वजह से बच्चों, इसी वजह से ये देखने वाली बात है। और हम ये जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है। और यही कारण है कि पवनों की जो दिशा हम देख रहे हैं बच्चों, पवनों की दिशा इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से पवनों की दिशा हमें प्राप्त होती है। और साथ ही ये इसकी भू आकृति, ये जो धरातल की जो भू आकृति है उसको भी प्रभावित करती है इन पवनों की दिशा के रूप में। और यही कारण है बच्चों कि जब वर्षा जब हम प्राप्त करते हैं तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो आता है, यहां से टकरा करके एक भाग इसका बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और दूसरा भाग बच्चों यहां अरब सागर में रहता है। और अरब सागर की भी हम बात करें तो एक भाग पश्चिमी घाट की ओर रहता है, अर्थात ये पश्चिम घाट की स्थिति है, यहां पर रहता है बच्चों। दूसरा यहां पर अंदर की ओर चला जाता है जो कि मध्य गंगा के मैदान तक रहता है। और तीसरा भाग यहां गुजरात से होते हुए राजस्थान को पार करते हुए हिमालय की श्रेणियों तक पहुंच जाता है। इस वजह से मोटे मोटे रूप से मानसून की स्थिति भी इस तरीके से देखी गई है। और जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो यहां पर इस तरीके से एक भाग यहां पर, एक भाग इसके समानांतर चलता है और एक यहां पर इस तरीके से पंजाब तक आ जाता है। इस तरीके से बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब की सागर का मानसून यहां पर पाया जाता है, जो कि गर्मियों में विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। जो कि गर्मियों में अर्थात लगभग हम जानते हैं कि 1 जून को भारत से टकराता है, केरल के तट से 1 जून को ये मानसून टकराता है और उसके पश्चात विभिन्न समय अंतरालों में पूरे भारत में प्रवेश कर जाता है। यह चीज भी हमने मानसून वाले भाग में पढ़ी थी। अंतः उष्ण
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ की स्थिति पवनों की धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के स्थिति में यहां पर दक्षिण पश्चिम यहां पर होती है, और उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। तो उत्तरी बंगाल और बिहार में इनकी दिशा पूर्वी और उत्तरी पूर्वी देखी जाती है। यहां पर पूर्वी स्थिति यहां पर हमने देखी, ठीक है, या फिर उत्तर पूर्वी हमने इनकी स्थिति देखी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में भू आकृतियों के प्रभाव के कारण इनकी जो दिशा है वो भी अलग अलग पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखा पछुआ पवने हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमें प्राप्त हो रहा है कि ये धाराएं जो वास्तु की यदि बात करें तो विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं। ऐसा बताते हैं बच्चों कि जो भूमध्य रेखा के अंदर जो पछुआ पवने चलती है, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अर्थात ITCZ के अंदर जो पछुआ पवने चलती है वो यहाँ पर यह है। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विचारों के बारे में बताया, और ये चीज़ हम मानसून वाले भाग में पढ़ भी चुके हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है, जो वर्षा ऋतु की बदलाव की स्थिति में आ जाती है। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यदि हम राजस्थान और उसके समीप वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर दोपहर के बाद लू की स्थिति देखी जाती है। लगभग 3 बजे 4 बजे अर्थात दोपहर के पश्चात 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहां पर लू की स्थिति देखी जाती है, जो कि शुष्क होती है और गर्म हवाएं होती है। एक तरीके से चक्रवातीय अवस्था में यहां पर ये पाई जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं जो हमारे भारत में आते हैं और जिनका अलग अलग नाम हम ले सकते हैं। पहला है बच्चों आम्र वर्षा। अब आम्र वर्षा नाम से पता चल रही है आम के रूप में प्राप्त होने वाली वर्षा, यानी कि आम के लिए, आम की फसल के लिए लाभदायक है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है, नॉर्मल सी बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। आमों को वहाँ उस स्थान पर बच्चों आम की खेती की जाती है और आमों को जल्दी पकने में यह वर्षा सहायता प्रदान करती है, इस वजह से इसे आम्र वर्षा कहते हैं। किन क्षेत्रों में होती है? केरल में और तटीय कर्नाटक में। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमें नाम और क्षेत्र याद करने हैं, 1 नंबर का प्रश्न हमारे यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार। नाम से पता चल रहा है कि फूलों वाली बौछार इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं और इस वजह से इसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। बच्चों यह है जो तूफान है, स्थानीय तूफानों के नाम है जिनसे वर्षा होती है। ठीक है, अगला है काल बैसाखी। नाम से पता चल रहा है कि बैसाख के महीने में आने वाला काल अर्थात बुरी वर्षा इसे मानते हैं। तो असम और पश्चिम बंगाल में यह आती है। वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली यह भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रवृत्ति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। ठीक है बच्चों, तो कहां पर है काल बैसाखी? कहां? असम और पश्चिम बंगाल में स्थित। कब? वैशाख के महीने में। तो यहां पर इसे काल बैसाखी कहते हैं। और उसके बाद है चाय, पटसन व चावल के लिए पवने अच्छी है और असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि बारदोली छीड़ा कहां पर कहा जाता है, या फिर स्थानीय तूफानों में जो प्री मानसून के समय अर्थात गर्मियों में आने वाला जो तूफान है उसे असम में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा बारदोली छीड़ा। तो यहाँ पर हमें ध्यान करना है। साथ ही इसमें एक बात और है कि चाय, पटसन और चावल के लिए ये जो काल बैसाखी है बच्चों वो काफ़ी फायदेमंद है, अच्छी है। अगला है बच्चों लू। उत्तरी भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म, पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो
तो यह उत्तरी भारत में चलती है लू। उत्तरी भारत में चलती है बच्चों पंजाब से बिहार के मध्य तक। समूचा उत्तर भारत इससे प्रभावित होता है और गर्मियों में यह भयंकर रूप से गर्म हवा के रूप में प्रभावित होती है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों कि मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं। हालांकि बच्चों ये जो लू होती है ये काफ़ी गर्म होती है, लेकिन उसके पश्चात ये जो आंधियाँ इसके पश्चात चलती है वो राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है, जिससे कुछ मात्रा में आर्द्रता के कारण वर्षा भी हो सकती है। शुष्क एवं आर्द्र वायु संयंत्रों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा हो जाते हैं और इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहां तक कि ओले भी आ जाते हैं। इन क्षेत्रों में यहां पर ओले भी आ सकते हैं, क्योंकि तूफानों की स्थिति, चक्रवातीय स्थिति यहां पर स्थिति पैदा हो जाती है शुष्क एवं आर्द्र वायु संयंत्रों के अचानक मिलने से। वर्षा ऋतु में हम बच्चों ये जानते हैं कि मुख्य रूप से भारत में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है? मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा ही भारत में प्रमुख रूप से वर्षा लाने का उत्तरदायी कारक है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी प्रकार की वर्षा होती है, लेकिन यदि हम ऋतुगत यदि हम बात करें तो मानसूनी जो वर्षा है वो ही वर्षा काल में यहाँ पर प्रमुख योगदान देती है। और मानसून का जब हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों इसी चैप्टर में, वहाँ पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन अर्थात ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो उसके पश्चात किस प्रकार से ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना और उसके पश्चात विभिन्न तंत्रों का सक्रिय होने के पश्चात ही यहाँ पर भारत में मानसूनी पवनें चलती है और उसी के कारण से पूरे समूचे भारत में यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जिसे क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, तो मई के महीनों में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होगी बच्चों, और जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे दाब कैसा होगा? निम्न होता जाएगा। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाले दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। और यह हमने बच्चों पढ़ा भी था कि किस प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और यह दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। लेकिन बच्चों ITCZ की जो स्थिति है, ITCZ की स्थिति उत्तर की ओर होने के कारण, ठीक है, उत्तर की ओर होने के कारण यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की जो दक्षिण पूर्वी जो पवनें हैं जो कि व्यापारिक पवनें थी, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में आने के पश्चात कैसी हो जाती है? दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और यही दक्षिण पश्चिम जो पवनें भारत में आती है यही क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हमें प्राप्त होती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। क्यों लाती है बच्चों? क्योंकि वो कहां से आ रही है? वो समुद्र से आ रही है, इस वजह से वहां से आर्द्रता लेती हुई आती है और वही आर्द्रता बच्चों भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है और इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है और उसी आर्द्रता से यहाँ पर वर्षा करती है। ठीक है बच्चों, तो वर्षा यहाँ पर मुख्य रूप से जो भारतीय जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर मुख्य रूप से जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है और किस तारीख को आती है बच्चों? भारत में इसका प्रवेश होता है 1 जून को। यह हमने पिछले भाग में भी देखा था कि भारत में केरल के तट पर इसके जो आरंभ होता है वो 1 जून पर होता है। हर साल बच्चों कुछ दिन जल्दी या कुछ दिन लेट हो सकता है, लेकिन अमूमन तौर पर इसका जो आरंभ होता है वो 1 जून को होता है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है और प्रचंड गर्जन
और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। तो मानसून ब्रस्ट अथवा मानसून का जो प्रस्फोट होता है वो इसी तरीके से होता है कि प्रचंड गर्जन के साथ में बिजली की कड़क, इन आर्द्रता भरी जो ये हवाएं जब भारत में आती है तो अचानक से चलती है और ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से कार्य कर रही है। और ये किस समय की बात होती है बच्चों? 1 जून के आसपास। और धीरे धीरे पूरे भारत में ये समय के सापेक्ष में लगभग 15 जुलाई तक समूचे भारत को अपने आगोश में ले लेती है बच्चों। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के 20 दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर वर्षा जब होती है इस वजह से इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी देखी जाती है। और इस तरीके से लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये मानसून की जो पवनें हैं वो आ जाती है और समूचे भारत में वर्षा का कारक के रूप में प्रमुख उत्तरदायी होती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावाच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं और भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है। जैसे ही बच्चों यह स्थल भाग पर पहुंचती है वैसे ही कन्याकुमारी के पास में दक्षिण भारत में यहाँ पर पहुँचने के पश्चात ये 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में जब बढ़ जाता है तो पहला जो भाग होता है वो एक भाग अरब सागर में, इधर की साइड अरब सागर में चला जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और 2 भागों के रूप में ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बच्चों कि भारतीय जो भूआकृति है और उच्चावाच है वो इस पवनों को प्रभावित करती है और इनकी दिशाओं को भी प्रभावित करती है। यदि हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर यदि हम बात करें अरब सागर की 2 शाखाएं हो गई, एक शाखा इधर की ओर निकल गई और एक शाखा अरब सागर में निकल गई और दूसरी बंगाल की खाड़ी में निकल गई, तो 2 शाखाएं हैं। यदि हम अरब सागर की शाखा की बात करें तो यह फिर से 3 भागों में बट जाती है। 3 हिस्से हम इसके मान सकते हैं। पहला जो भाग है यह पश्चिमी जो घाट हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पश्चिमी घाट हमें दिखाई दे रहा है, इससे टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई होने के कारण यह पर्वतनुमा या कगारनुमा आकृति होने के कारण यहाँ पर इस पश्चिमी घाट के पश्चिम घाट के इन पश्चिम क्षेत्रों में यहाँ पर बच्चों भारी मात्रा में वर्षा करती है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के इस पश्चिम में भारी मात्रा में वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पर वर्षा की जाती है। लेकिन यह जब पवनें यहाँ पर अपनी आर्द्रता जब खो देती है तो इसके बाद पश्चिमी घाट के पूर्व में अर्थात यह जो क्षेत्र है यहाँ पर शुष्क रूप में आती है और वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में प्राप्त होता है यह क्षेत्र। अर्थात यहाँ पर वर्षा कम होती है, बहुत कम वर्षा होती है, रेगिस्तान जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है, बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो रहा है। जो जितनी भी आर्द्रता युक्त जो पवनें थी वो पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, अर्थात यहीं पर ही वर्षा अत्यधिक मात्रा में करती है, आगे पहुंचने पर यह शुष्क रूप में प्राप्त होती है। दूसरा जो भाग है बच्चों इन गैप के साथ में, ठीक है, ये मुंबई है, यहाँ पर ये मुंबई गैप के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मुंबई है और मुंबई के रूप में जब आगे बढ़ती है बच्चों तो आगे रूप में यह मध्य भारत में पहुंचती है। इसी के साथ में बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखी जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखी जाती है, जिनमें से बच्चों नर्मदा और तापी ये 2 घाटियां यहां पर मिलती है। ठीक है, ये 2 घाटियां नर्मदा और तापी की जो घाटी है यहां से होते हुए ये मानसूनी हवाएं मध्य भारत तक और या फिर यूं कह सकते हैं कि इन समूचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन समूचे पहाड़ियों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। तो इस तरीके से यहां पर एक
जो भाग है अरब सागर का, एक भाग पश्चिमी घाट पर रहता है, दूसरा भाग जहां पर नर्मदा और तापी की घाटियां, साथ ही बच्चों मुंबई जैसे यहां पर जो दर्रे बने हुए हैं यहां से निकल करके मध्य भारत तक उपस्थिति दर्ज करता है। और जो तीसरा जो भाग है बच्चों, जो तीसरा भाग है वो यहां गुजरात से होते हुए अरावली, यहां पर क्या है, अरावली है, तो अरावली के समानांतर होते हुए आगे पंजाब और या फिर आगे शिवालिक तक पहुंच विकसित करता है, शिवालिक पहाड़ियों तक यहां पर पहुंचता है। तो 3 प्रकार के भाग हम यहां पर देख सकते हैं अरब सागरीय क्षेत्र में। उसी प्रकार से यदि हम बात करें बच्चों बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी की जो पवने हैं यहां आगे चल करके यह भी एक भाग तो नॉर्थ ईस्ट के रूप में, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के रूप में यहां पर प्राप्त होता है, वहीं एक भाग इसका आगे चल करके हिमालय के समानांतर जाते हुए आगे यहां पंजाब में मिल जाता है और यहां पर अरब सागरीय शाखा से आबद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो यहां पर क्या है, अराकान योमा है। ठीक है, अराकान योमा पर यहां पर भी आकर के टकराता है। तो उच्चावाचीय जो स्थिति है यहां पर बच्चों यदि हम बात करें तो इन क्षेत्रों में विशेष रूप से यहां पर यदि हम बात करें तो इन क्षेत्रों में कीपाकार पहाड़ियां हैं और यहां नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं यहां पर एक भारी मात्रा में वर्षा का क्षेत्र विकसित करते हैं, 250 सेंटीमीटर से ऊपर यहां पर वर्षा पाई जाती है। तो यदि हम वार्षिक वर्षा भारत में देखें तो सर्वाधिक रूप से यदि वर्षा के क्षेत्र होंगे तो एक तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र होगा और एक पश्चिमी घाट के ये क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न शाखाओं के रूप में बट करके भारतीय मानसून आगे प्रवाहित होता है। और यहां पर देखने वाली बात क्या है बच्चों कि जो अरब सागर का जो मानसून है वो 65% वर्षा लाने में कारगर है और यह जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो 35% वर्षा लाने में सहायक है। तो सर्वाधिक जो वर्षा आती है भारत में वो अरब सागर के जो शाखा है उससे प्राप्त होती है। इस तरीके से हम मानचित्र में देख सकते हैं इसको। और यह भी देखने वाली बात है कि इनकी जो दिशा होती है, मानसूनी जो पवनों की जो दिशा है वो स्थानीय उच्चावाच और भू आकृति के द्वारा इनकी दिशा परिवर्तित होती है और पूरे भारत में यह अपना वर्षा लाने में योगदान देती है। अरब सागर की मानसून पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बट जाती है। पहली शाखा है, इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, काफ़ी ऊंचाई पर जो चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री क्या होता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं बच्चों। तो सह्याद्री की पवन अभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा करता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र है, यहां इस घाट के पश्चिम में अर्थात तटीय जो क्षेत्र है यहां पर भारी मात्रा में वर्षा ये करते हैं। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि भारी वर्षा करते हैं, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों में नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इन पवनों की समूची जो आर्द्रता है वो पहले ही समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या है कि जब ये ऊंचाई पर चलती है और जब नीचे उतरती है, ऊंचाई पर जाने के बाद जब नीचे उतरती है तो नीचे उतरने के कारण इनके तापमान में भी वृद्धि देखी जाती है और जब तापमान में वृद्धि होगी तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, कोझिकोड, मंगलोर, पुणे, बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जो स्थान हैं उनमें वर्षा की मात्रा में अंतर देखा जाता है। किस कारण से देखा जाता है? इन पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण। पश्चिमी घाट के जो पूर्व में वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है और बहुत अल्प मात्रा में वहां पर वर्षा देखी जाती है। दूसरी है बच्चों अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। यह भी हमने बताया कि जो दो नर्मदा और तापी जो दोनों नदियां हैं उनकी घाटियों से होकर के आगे की ओर पवनें चलती है। छोटा नागपुर पठार में इन शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है।
यहाँ ये गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा आ रही है उसमें आकर के यह मिल जाती है। और तीसरी जो है बच्चों, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, जो गुजरात में है। तो गुजरात से यहाँ से टकराती है और यहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में स्थित जो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक नहीं होती। हालांकि यह इसके रास्ते में आती है, इन मानसूनी पवनों के रास्ते में आती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बच्चों कि जिस प्रकार से ये पवनें चलती है उसी के समानांतर ही इनकी स्थिति देखी जाती है। अरावली की जो स्थिति है उसके समानांतर है, और समानांतर होने के कारण यह जो पवनें हैं वो आगे निकल जाती है, रुकावट नहीं होती है। और यदि रुकावट हो जाए, यदि माना कि इन पहाड़ियों की स्थिति इस प्रकार से ना हो करके इस प्रकार से होती, तो यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती। लेकिन यहाँ इनकी स्थिति कैसी है? समानांतर है, इन पवनों के समानांतर है। इस वजह से यह जो मानसूनी पवनें हैं वो आगे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है, और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। जो पश्चिमी जो हिमालय है वहां पर भारी मात्रा में दोनों शाखाएं मिलकर के वर्षा करती है बच्चों। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। पहला हमने देखा अरब सागर, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इन शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। हमने चित्र में भी देखा था बच्चों कि अराकान जो योमा है उसकी स्थिति इस प्रकार से है और आने वाली पवनें इस प्रकार से है। तो यहां से टकरा करके इनकी दिशा मुड़ जाती है, यह है इनकी जो दिशा है मुड़ जाती है, और ये भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण ठीक है और दक्षिण पूर्वी इस प्रकार की दिशा से आता है। कहां पर? बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल आदि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की दिशा प्राप्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि म्यांमार में स्थित जो अराकान योमा की जो पहाड़ियां है वो इस मानसून को टकराने के पश्चात दिशा इनकी इधर की साइड कर देती है। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहां से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभाव अधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। मैंने बताया था बच्चों, एक शाखा है वो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर होती है ब्रह्मपुत्र की घाटी के समीप, और दूसरी जो शाखा है वो हिमालय के साथ साथ पैरेलल चलती हुई गंगा की घाटी तक पहुंच जाती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराती है और खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मोसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो वहां पर जो उनकी स्थिति है, उन पहाड़ियों की जो स्थिति है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियों की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कीपाकार रूप से, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में वहां पर वर्षा होती है। तो और मोसिनराम नाम का जो स्थान है मेघालय में वो विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है। जो तमिलनाडु जो तट है बच्चों वो इस मौसम में जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून के आने वाली जो मौसम है इसमें शुष्क रह जाता है। इसके कारण क्या है? इसका एक कारण तो यह है कि यह इसके समानांतर है। ठीक है, इसके समानांतर पड़ता है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसकी जो शाखा है वृष्टि क्षेत्र में पड़ती है, अरब सागर की जो शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ती है। तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। इन दोनों कारणों से जो तमिलनाडु तट है वो ग्रीष्म ऋतु में आने वाली दक्षिण पश्चिम जो मानसून की पवनें हैं उनकी वजह से शुष्क रह जाता है। लेकिन बच्चों यही तमिलनाडु क्षेत्र और अर्थात कोरोमंडल का जो तट है और ये तमिलनाडु दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र लौटते हुए मानसून से लौटते हुए जो मानसून है अर्थात उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे वर्षा प्राप्त करता है। यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि
मौसमी अर्थात जून से लेकर के सितंबर तक पूरे भारत में किस प्रकार से वर्षा कितनी मात्रा में पाई जाती है। यहां पर हमें देख सकते हैं बच्चों कि सर्वाधिक जो वर्षा मिलेगी जहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, वो कहां पर प्राप्त होगी बच्चों? वो मिलेगी बच्चों, तो बच्चों जो सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होगी वो कहां पर मिलेगी? 400 सेंटीमीटर से अधिक पश्चिमी घाट पे। यहां पर हमने देखा पश्चिमी घाट पर ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें मेघालय का ये क्षेत्र है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा 200 से 400 और 100 से 200 सेंटीमीटर ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये मेघालय का ये क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पर इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें पश्चिमी घाट के ये आसपास के जो क्षेत्र है, यहां पर भी भारी मात्रा में वर्षा हमें प्राप्त होती है। मध्य भारत और साथ ही में उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहां पर भी बच्चों भारी मात्रा में वर्षा हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम बात करें उसके बाद 60 से 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो इसके सराउंडिंग, इसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद यदि हम बात करें निम्न वर्षा, इस समय जून से सितंबर तक के मध्य में जो निम्न वर्षा हमें प्राप्त होती है वो हम बात करें तो बच्चों पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान है। इसके अलावा यदि हम बात करें लद्दाख का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, लद्दाख का ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में ये तेलंगाना का जो पठार है, कर्नाटक का पठार है, ये आदि जो कि पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है, यहाँ पर कम वर्षा हमें प्राप्त होती है। तो वर्षा का जो वितरण है बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है और यही विविधता यहाँ पर देखी जाती है वर्षा के रूप में, ठीक है। अब पूरा मानसून, पूरा जो क्षेत्र हमारा देश, वो किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। वर्षा कैसे हो रही है? वर्षा मानसून की जो पवनें आ रही है उससे हो रही है। दोनों ही शाखाओं के द्वारा पूरे भारत में वर्षा हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता देखी जाती है, जो कि स्थानीय कारणों से प्राप्त होती है। मानसूनी वर्षा की विशेषता, मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मौसमी प्रकार की वर्षा है, एक साल के कुछ समय ही, पूरे साल भर ना होकर के साल के कुछ महीनों में ही आती है, जो क्या है जून से सितंबर के बीच में ही आती है। तो मौसमी वर्षा है। और मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावाच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। अभी हमने देखा कि मानसूनी पवनें पूरे भारत में आती है, लेकिन कहां पर ज्यादा वर्षा करेगी, कहां पर कम करेगी, ये किस पर निर्भर करता है? उच्चावाच और वहां की भूआकृतियों पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवन अभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहां की पहाड़ियां और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। तो दोनों क्षेत्र भारत के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले बच्चों, दोनों जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ी है, दोनों क्षेत्रों में वहां की जो उच्चावाच और जो भूआकृति है वो ही जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जाता है मानसून, वैसे वैसे उसमें आर्द्रता की भी कमी होती जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम दूरी आगे बढ़ती जाती है पवने, वैसे वैसे इनकी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्यों होती जाती है बच्चों? क्योंकि आर्द्रता कम होती हुई जाती है आगे बढ़ने के दौरान। नेक्स्ट है बच्चों चौथा, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। हमने पहले भी देखा था मानसून पढ़ते समय कि मानसून विच्छेदन की अवस्था आती है, कुछ समय का गैप आ जाता है, अंतराल आ जाता है, ठीक है। तो वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं। जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो चक्रवातीय अवस्था बनती है, उनकी वजह से भी यहाँ पर ये विच्छेदन की स्थिति देखी जाती है और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं कि वो कहाँ पर आते हैं, कितने आते हैं बच्चों।
ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी स्थिति, उनकी उपस्थिति यहाँ पर इसको प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है पांचवा, ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। साल भर वर्षा ना आकर के बच्चों कुछ समय, फिक्स समय आती है, और जब आती है तो काफ़ी मूसलाधार वर्षा आती है, और जब ये मूसलाधार जब वर्षा आती है तो इसके कारण से बहुत सा पानी बह जाता है, वो उपयोग में योग्य नहीं रह पाता और मिट्टी का भी अपरदन देखा जाता है। तो इस वजह से इसकी एक विशेषता ये हुई। नेक्स्ट है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। जो कुल वर्षा जो है उसका 3/4 जो भाग है वो इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय कृषि में यहाँ पर इसके प्रमुख योगदान रहता है। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मानसून है यहाँ पर इसकी स्थिति, इसकी आवर्ती, इसकी वितरण, वर्षा के वितरण के रूप में अलग अलग साल, अलग अलग समय पर अलग अलग पाया जाता है। अर्थात किन्हीं वर्षों पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, किन्हीं समय पर, किन्हीं वर्षों में एवरेज वर्षा होती है, किन्हीं समय पर अकाल या सूखे की स्थिति देखी जाती है। तो यह मानसून का जुआ है, अर्थात मानसून किस प्रकार से आएगा उसी के अनुसार भारत में कृषि की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी देखा जाता है। जहाँ पर बच्चों यदि हम बात करें पश्चिमी रेगिस्तान की, जब हम बात करें राजस्थान में, तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें मेघालय जैसे क्षेत्र में, वहाँ पर 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखी जाती है। तो यहाँ पर स्थानिक वितरण की यदि हम बात करें तो भी असमानता यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि 1 जून को वर्षा भारत में आरंभ हो जाती है। मानसून पवनों का आगमन भारत में 1 जून को आ जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से, बहुत सारी भूमंडलीय कारक है या फिर स्थानीय कारकों की वजह से इसमें देरी हो जाती है और इस वजह से भी समस्या पैदा हो जाती है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, समय पर तो आ जाती है लेकिन जल्दी चली जाती है। जिसका निवर्तन होता है, मानसून का जो निवर्तन होता है वो जल्दी हो जाता है। यह भी एक समस्या की बात है। इससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। तो कृषि, हमने बताया बच्चों, कृषि क्या है भारत में? मानसून का जुआ। तो कितने समय पर आती है, कितने समय पर जाती है, यह भी कृषि पर निर्धारण होता है। अब मानसून के निवर्तन की ऋतु, चौथी जो ऋतु हुई वो मानसून के निवर्तन की ऋतु हुई। पहली बच्चों हमने देखा था शीत ऋतु, दूसरी हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु, तीसरी ऋतु जो वर्षा ऋतु के रूप में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के रूप में हमने देखा, और चौथी है मानसून के निवर्तन की ऋतु जो कि लौटता हुआ मानसून होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है, क्योंकि सितंबर तक तो बच्चों, सितंबर तक तो ये है पर वर्षा करती है, और सितंबर के दौर बाद में हमने देखा था कि सूर्य का दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है और सितंबर में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 23 सितंबर को बच्चों ये जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और तब जाकर के जब ITCZ की जो स्थिति हमारे भारत में जो स्थिति पाई जाती है वो काफ़ी नीचे आ जाती है, और इसी के साथ साथ में जो मानसून का निवर्तन भी आरंभ हो जाता है। तो सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी कौन सी? ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है और वापस रिट्रेट होने लग जाता है। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि मानसून का अंत किस प्रकार से होगा, तिथि वाइज डेट के हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सितंबर को यहाँ से यह वापस लौटता हुआ जाता है। 15 सितंबर को बच्चों इसकी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, और 1 अक्टूबर को इसकी स्थिति इस तरीके से होती है। आधा भारत इसके 1 अक्टूबर तक यहाँ पर मानसून लौटता हुआ जाता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो 15 अक्टूबर तक इस प्रकार से, 1 नवंबर में यहाँ पर, 15 नवंबर में इस प्रकार से, और 1 दिसंबर में यहाँ, और 15 दिसंबर में यहाँ, और इस तरीके से जिस तरीके से आया था, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौटता हुआ वापस चला जाता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है बच्चों कि जब ये यहाँ पर
जो मानसून लौट रहा होता है तो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून इन क्षेत्रों में वर्षा करता है। दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु आदि जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में, यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। हालांकि ये शुष्क होता है, आते हुए बच्चों मानसून शुष्क होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करते हुए जब लौट रहा होता है तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा करता है। ठीक है, मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ता जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरीके से हट जाता है। ठीक है, तो दिसंबर में यहाँ पर सर्दियों की स्थिति होती है भारत में, और सर्दियों की जब स्थिति होगी तो निम्न वायुदाब तो बनेगा ही नहीं और उच्च दाब की स्थिति धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। और जैसे जैसे उच्च दाब की स्थिति विकसित होने लगती है वैसे वैसे वो मानसून लौटना चालू कर देता है और पूरी तरीके से दिसंबर में पूरी तरीके से यहाँ से चला जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। देखने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर तापमान हल्का सा बढ़ने लगता है और जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। दिवाली के आसपास तो दीपावली का जो त्योहार है बच्चों वो उस समय पर कार्तिक मास की जो उष्मा के रूप में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लौटते हुए जो मानसून है उसके वजह से तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ का इस समय का जो मौसम है बच्चों तो वो क्या है कि कष्टकारी रहता है। ठीक है, कष्टकारी क्यों रहता है? क्योंकि तापमान उच्च रहता है, आर्द्रता की दशा कम हो जाती है और इस वजह से यहाँ का जो मौसम है वो कष्टकारी होता है और इसे कहते हैं कार्तिक मास की उष्मा। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है, लेकिन अक्टूबर जैसे जैसे आता है सर्दियों की शुरुआत होती है और वहां पर तापमान तेजी से गिरने लगता है। उस समय पर तापमान में गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से देखते ही हैं बच्चों, क्योंकि उत्तरी भारत क्या है, महाद्वीपीय स्थिति में है, विषम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर समुद्र के समकारी प्रभाव होने के कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती और तापमान में ज़्यादा गिरावट भी इन क्षेत्रों में नहीं आती। लेकिन उत्तरी भारत की यदि हम बात करें तो उत्तरी भारत में विषमकारी जलवायु है, महाद्वीपीयता की स्थिति पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर शीत ऋतु अधिक पाई जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं और इस समय यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति होती है जो कि अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं और आते हुए ये पूर्वी भारत के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आकर के वर्षा करते हैं और भारी मात्रा में पर वर्षा होती है। गोदावरी, कृष्णा, अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं और हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है और जनधन की भारी मात्रा में यहाँ पर हानि होती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा, मैंने बताया था बच्चों, जो कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु पर, वहां पर जो अधिकांश वर्षा है ये लौटता हुआ मानसून करता है। अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। ये ज्यादातर जो तूफान होते हैं बच्चों ये कहां पर होते हैं? बंगाल की खाड़ी में होते हैं। अरब सागर में इनकी स्थिति कम पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारत की परंपरागत ऋतुएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हम छोटा सा देख लेते हैं कि मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 4 ऋतु हमने यहाँ पर देखी। 4 ऋतु कौन कौन सी देखी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जिसे हमने वर्षा ऋतु कहा, और लौटते हुए मानसून की ऋतु उत्तर पूर्वी जिसे हम मानसून भी कहते हैं। तो 4 प्रकार की ऋतुएं देखी, लेकिन परंपरागत रूप से ऋतुएं आभास की जाती है और मौसम में परिवर्तन भी होता है और 6 प्रकार की ऋतुएं यहाँ भारतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर परंपरागत रूप से मानते हैं। 6 ऋतु और हर 2 महीने में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है।
भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहां ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। दक्षिण भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती, क्योंकि बच्चों वहां पर स्थिति अलग है। ठीक है, वहां पर ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन उत्तर भारत में इसके विपरीत अलग अलग प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो दक्षिण भारत की जो ऋतु है और उत्तरी भारत की ऋतुओं में भिन्नता देखने को मिलती है। यहां पर हम इसमें देख सकते हैं कि ऋतु, यहां पर 6 प्रकार की ऋतु देखने को मिलेगी हमें। पहली है बसंत। जो बसंत ऋतु है वो भारतीय कैलेंडर के महीनों के अनुसार चैत्र और बैसाख में होती है, और बसंत ऋतु के आगाज के साथ में ही भारतीय कैलेंडर का आगाज होता है चैत्र महीने के रूप में। और यही वजह है कि चैत्र का महीना भारतीय कैलेंडर में पहले महीने के रूप में माना जाता है, क्योंकि बसंत का जो मौसम है काफी सुखद माना जाता है और काफी संतोषजनक यहां पर स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर जो खुशनुमा माहौल जो देखा जाता है वो काफ़ी रमणीय और दर्शनीय होता है, महसूस भी किया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसकी जो महीना होता है वो मार्च अप्रैल का होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों में होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इनके महीने जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है मई और जून के। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है श्रावण और भाद्रपद, श्रावण और भाद्रपद के अंदर, जो कि जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान आती है। ठीक है, तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि श्रावण के महीने में वर्षा ज़्यादा आती है और साथ ही भाद्रपद में भी आती है। इसके बाद शरद ऋतु आती है बच्चों, जो कि यहाँ पर आश्विन और कार्तिक महीनों के रूप में हमें प्राप्त होती है, और यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर में सितंबर और अक्टूबर में हमें प्राप्त होती है। शरद ऋतु है यहाँ पर बच्चों, शरद ऋतु है, शीत ऋतु नहीं है। इसमें अंतर हमें करना होगा, शीत और शरद में अंतर है। तो शरद ऋतु यहाँ पर आई, और शरद ऋतु पर यहाँ पर कैसी स्थिति होगी, यहाँ पर हमने अभी देखा था कि किस प्रकार की कार्तिक की उष्मा वाली स्थिति होती है। ठीक है, कार्तिक की उष्मा वाली स्थिति होती है, कष्टदायी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद हेमंत ऋतु यहाँ पर देखी जाती है, जो कि मार्गशीर्ष और पौष महीने में देखी जाती है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर और दिसंबर में इनकी स्थिति हेमंत ऋतु के रूप में देखते हैं। और उसके पश्चात शिशिर जो ऋतु होती है वो माघ व फाल्गुन, जनवरी और फरवरी के रूप में यहाँ पर सर्दी का मौसम रहता है। तो इस तरीके से बसंत से शुरू होकर के शिशिर तक समाप्ति यहाँ पर देखी जाती है। चैत्र से लेकर के चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशिर, पौष, माघ और फाल्गुन वाले 12 महीने हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार इस प्रकार से है, और अंग्रेजी कैलेंडर तो हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ भारतीय रूप से, परंपरागत रूप से जो ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है उनकी स्थिति देखी। तो वर्षा का वितरण यदि हम बात करें बच्चों, तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा यदि मानी जाती है वो 125 सेंटीमीटर, यानी कि 125 सेंटीमीटर की वार्षिक औसत वर्षा हमारे यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि हमारे सामने ये 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि यहाँ पर पूरे भारत में समान रूप से यहाँ पर वर्षा होती है या पूरे साल भर वर्षा होती है। वर्षा की सामयिक अवस्था, अर्थात किस समय वर्षा होती है, और उसका वितरण अलग अलग स्थानों पर, कौन से स्थानों में ज़्यादा होती है, कौन से स्थानों में कम होती है, इन दोनों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। जहां समय के हिसाब से देखें तो बच्चों हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में वर्षा, अधिकांश जो वर्षा होती है बच्चों वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, या और यदि हम बात करें वितरण की, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यहाँ वर्षा पाई जाती है। जहाँ कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिमी घाट है या पूर्वी हिमालय के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखी जाती है। वहीं पश्चिमी जो राजस्थान का रेगिस्तान है या फिर लद्दाख का रेगिस्तान है आदि क्षेत्रों में, या फिर हम वृष्टि छाया प्रदेशों की बात करें, वहाँ पर बहुत ही न्यूनतम वर्षा भी देखी जाती है। तो वर्षा का जो वितरण है बहुत ही असमान रूप से पाया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, यहां पर हम देख सकते हैं मानचित्र में। आगे यहां पर देखेंगे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र,
तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होते हैं और यह सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। इसके कारण भी बच्चों हम मानसून जब पढ़ रहे थे वहां पर हम देख चुके थे कि पश्चिमी घाट पर वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके लिए यदि हम बात करें पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, मेघालय का जो क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। यहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। हम मानचित्र के माध्यम से बच्चों देख सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति किस प्रकार से है। यहां पर बच्चों ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, इसके अलावा ये त्रिपुरा, मिजोरम आदि क्षेत्र, यहां पर क्या है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। यदि इसके अलावा 100 से 200 सेंटीमीटर की यदि वर्षा की बात करूं मैं, तो 100 से 200 सेंटीमीटर में एक ये तराई क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वी भारत का ये क्षेत्र, यहाँ पर तमिलनाडु का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर इस 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर दिखी जाती है। इसके अलावा अधिकांश जो भारत में जो वर्षा है, जो अर्थात मध्य भारत, दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा, वो 50 से 100 सेंटीमीटर में पाया जाता है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है वो मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। एक तो बच्चों पश्चिमी राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर, दूसरा ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है जो कि ठंडे मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, दूसरा ये क्षेत्र है, और तीसरा बच्चों वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित ये जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। तो ये न्यूनतम वर्षा वाले 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसके अलावा यदि भारत की मैं बात करूं, मोटे तौर पर यदि बात करूं भारत पे बच्चों, तो 50 से 200 सेंटीमीटर तक पूरा क्षेत्र इसका कवर करता है। और 200 कुछ क्षेत्र इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक है और कुछ क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से अधिक है। और अधिकांश जो वर्षा वाले क्षेत्र है वो 50 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, जो औसत वार्षिक वर्षा है, उस वहां पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 भागों में वार्षिक औसत जो वर्षा है उसको 4 भागों में बांटते हुए यहां पर हमने मानचित्र के द्वारा इसको दर्शाया है। मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र है, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात यदि हम बात करें तो न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई जाती है। और यदि हम बात करें बिल्कुल न्यूनतम या अपर्याप्त वर्षा के जो क्षेत्र है उसमें बात करें तो प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। क्योंकि बच्चों राजस्थान के पश्चिमी जो भाग है वहां पर थार का मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थलीय स्थिति, शुष्क स्थिति होने के कारण वहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा मिलती है। उसी प्रकार से यदि हम लद्दाख की बात करें तो वहां ठंडा मरुस्थल होने की स्थिति में वहां पर भी 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। और तीसरी ओर प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है जो कि पश्चिमी घाट से पूर्व में स्थित है, वहां पर बच्चों 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहां पर भी देखने को मिलती है। वहां पर भी शुष्क अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में। जबकि हम बात करें हिमालयी क्षेत्रों में बच्चों, तो हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। जो हिमालयी क्षेत्रों में ही हिमपात पाया जाता है और बाकी पूरे भारत में जो मैदानी भाग है या इसके अलावा जो भी भाग है भारत में, वहां पर वर्षा के रूप में, जल के रूप में हमें वर्षा प्राप्त होती है। अब बात है बच्चों वर्षा की परिवर्तिता। वर्षा का किस तरीके से परिवर्तिता देखी जाती है और यहाँ पर कितना विचलन यहाँ पर देखा जाता है, इसकी भी हम गणना कर सकते हैं। और एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जा सकता है। यह बच्चों हमारी जो प्रैक्टिकल की जो पुस्तक है वहां पर इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब इसमें होता क्या है कि विचरण गुणांक निकालते हैं और विचरण गुणांक निकालने के लिए मानक विचलन जो यहां पर हमारे पास औसत
औसत रूप से जो वर्षा का मान निकालते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर मानक विचलन निकालते हैं, और मानक विचलन में माध्य, जो कि माध्य हम निकालते हैं, उसका भाग देकर के 100 का गुना कर देते हैं। तो ये विचरण गुणांक हमें प्राप्त होता है, और विचरण गुणांक के आधार पर ही हम यह देख सकते हैं कि वहां पर वर्षा की कितनी परिवर्तिता देखी जाती है, अर्थात वर्षा में कितना विचलन देखा जाता है बच्चों, कि किस समय कितनी वर्षा होनी चाहिए, किस समय कितनी वर्षा होनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी हो रही है। तो इसमें यदि हम परिवर्तिता देखें तो इस फॉर्मूले के तहत देख सकते हैं। और विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। जो माध्य मान है, एक्चुअली में हम बच्चों यहाँ हमने मानचित्र में भी बताया कि किसी स्थान पर कितनी वर्षा होगी, यह माध्य मान वहाँ पर देखा जाता है, जो कि औसत रूप से निकालते हैं, पिछले कुछ सालों के औसत रूप से वहां पर निकाला जाता है। उससे कितना विचलन हुआ, कितनी कम या कितनी ज़्यादा वर्षा हुई, इसका हम विचलन गुणांक निकालने के पश्चात ही कैलकुलेशन करते हैं। आपने समाचार पत्रों में बच्चों ये देखा होगा, या किसी न्यूज़ में भी सुनते हैं कि इस साल 80% वर्षा हुई, या इस साल 120% वर्षा हुई। तो इस प्रकार से एवरेज से कम वर्षा होना या अधिक वर्षा होना, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि विचरण गुणांक अधिक वर्षा वाले भागों में कम और कम वर्षा वाले भागों में अधिक होता है। ये देखने वाली बात है बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो विचरण गुणांक होता है वो अधिक वर्षा वाले भागों में कम पाया जाता है और कम वर्षा वाले भागों में अधिक पाया जाता है। इसका मैं उदाहरण के समेत बताऊं आपको कि यदि हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, माना कि ठीक है 50 सेंटीमीटर बारिश पश्चिम राजस्थान में हुई। वहीं यदि हम बात करें पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर केरल आदि जो क्षेत्र है वहां पर 200 सेंटीमीटर की बारिश पाई जाती है। यदि हम बात करें बच्चों कि दोनों क्षेत्रों में किसी समय 10 सेंटीमीटर कम वर्षा हुई, दोनों क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर वर्षा कम हुई, तो यहां तो घट करके कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, और यहां घट करके कितनी आ जाएगी 190 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर बहुत ज्यादा अंतर आ गया, 50 से सीधे 40 आ गया, लेकिन यहां पर काफी अंतर नहीं आया, 200 से मात्र 190 ही आया है। और जब गणितीय हम अंदाजा लगाए, गणितीय हिसाब देखें, तो यह बहुत ज्यादा विचरण गुणांक इन क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ठीक है, जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर यदि थोड़ी बहुत भी कम वर्षा हो गई तो विचरण गुणांक प्रभावित होगा, लेकिन जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर विचरण गुणांक में ज्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक है, कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रभावित करते हैं। अब 20 से 50% तक विचलन यहां पर पाया जाता है कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में। यदि माना कि बच्चों इन स्थानों में 25 सेंटीमीटर वर्षा पाई गई, ठीक है, किसी साल यदि 25 सेंटीमीटर, तो वो तो जस्ट आधी हो गई, 50 से सीधी 25 पे आ गई, अर्थात आधी हो गई, हाफ हो गई, और बहुत ज्यादा यहां पर विचलन गुणांक में समस्या देखी जाती है। लेकिन यदि यहां पर हम बात करें तो 25 या 50 सेंटीमीटर पे कम होने पर भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जहां अधिक वर्षा होती है, जहां उनका माध्य अधिक होता है, ठीक है, वहां विचरण गुणांक कम देखा जाता है, और जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर अधिक विचलन गुणांक देखा जाता है। 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भागों में पाई जाती है, जहां पर 25% से कम परिवर्तिता देखी जाती है। अब यहां पर बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर अधिक वर्षा भी होती है। तो इस मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि 4 भाग किए हैं, 15% से कम, 15 से 30, 30 से 60 और 60 से ज्यादा परिवर्तिता प्रतिशत में जो कि दर्शाई गई है। तो हम वही स्थिति यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि सर्वाधिक जो परिवर्तिता है वो पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में देखी जाती है, जो 60% से भी अधिक हो सकती है, अर्थात यहां पर 60% का विचरण देखा जा सकता है, परिवर्तिता देखी जा सकती है। इसके समीप वाले जो क्षेत्र है वहां पर 30%, और इसके अधिकांश जो भारत का जो हिस्सा है वो 15 से 30% में आता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में जहां सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट के इन भागों में, ठीक है, ये पश्चिमी घाट में, यहां पर 15% से भी कम परिवर्तिता देखी जाती है। तो हमने जो बताया था बच्चों कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम परिवर्तिता और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक परिवर्तिता यहां पर देखी जा सकती है।
अब परिवर्तिता बच्चों यहां पर यदि अधिक है तो यहां पर समस्या भी ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, तो यहां पर 50 सेंटीमीटर का एवरेज पहले से ही है, यदि और भी कम वर्षा हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई, तो बहुत ज्यादा समस्या, सूखा जैसी स्थिति यहां पर देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है बच्चों, वहां 50% से भी अधिक परिवर्तिता देखी जाती है। अर्थात जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर ही विचलन ज्यादा देखा जाता है, वहां पर ही वर्षा में जो विचलन होता है, जो परिवर्तिता है, वो ज्यादा देखी जाती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक के बीच रहती है। तो एवरेज यदि मोटा मोटी रूप से हम देखें तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में भारत में अधिकांश जो क्षेत्रों में वर्षा होती है वहां पर 25 से 50% तक ही परिवर्तिता देखी जाती है। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर कम परिवर्तिता, जहां पर कम वर्षा होगी वहां पर अधिक परिवर्तिता देखी जाती है। तो मानसून और भारत का आर्थिक जीवन बच्चों, मुख्य बात क्या है कि जो मानसून है, मानसून भारत में कृषि का जुआ कहा जाता है। कृषि के जुए के रूप में मानसून के शब्द का प्रयोग यहां पर करते हैं। और यह क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता, हमने देखा था बच्चों ये चैप्टर पढ़ते समय भी कि मानसून की अनिश्चितता और वितरण संबंधी जो अनियमितता है वहां पर उसके कारण से जहां पर जिस समय पर यदि मानसून अच्छा आ गया, ठीक आ गया, तो कृषि अच्छी हो जाती है, नहीं तो कृषि में समस्या पैदा हो जाती है। साथ ही बच्चों यह भी देखने को मिलता है कि वितरण, मानसून के जो वितरण अर्थात वर्षा का जो वितरण देखने को मिलता है वो मानसून पर ही प्रभावित होता है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है बच्चों वो मानसून से होती है और यह एक साल के निश्चित समय में ही होता है। 3 या 4 महीने का जो समय अंतराल है उसी समय पर यह मानसून आता है। इसलिए इस पर्टिकुलर समय में यदि बरसात नहीं आई, यदि अच्छा मानसून नहीं आया तो सूखे पड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। साथ ही यदि अतिवृष्टि जैसी समस्या आ गई तो बाढ़ जैसी समस्या भी देखी जाती है। तो यहाँ विभिन्न कारणों से मानसून का भारत से आर्थिक जीवन से संबंध पाया जाता है। तो मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। जो खेती है बच्चों, खेती है वो यदि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां तो पूरी तरीके से मानसून पर ही निर्भर होगी। लेकिन यदि सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्र भी होंगे तो उनके क्षेत्र भी अब चाहे सिंचाई की व्यवस्था कुएं से करे, नलकूप से करे, तालाब से करे या किसी अन्य क्षेत्र से करे, उनमें जल की जो मात्रा होगी वो भी मानसून से ही प्राप्त होगी। तो इसलिए पूरी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर ही टिकी हुई होती है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, उचित मात्रा में गर्मी भारत में रहती है। ठीक है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है, पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ पर खेती की जा सकती है, लेकिन जल की उपलब्धता भी होना आवश्यक है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। और मानसून की जो अलग अलग प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, जहां 10 सेंटीमीटर से लेकर के 1100 सेंटीमीटर तक की वर्षा भारत में पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, प्रादेशिक भिन्नता के अनुसार, तो उसके अनुसार ही यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की फसलों का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है वो भी इसी के कारण से देखने को मिलता है। अगला है बच्चों, वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। यदि अधिक वर्षा आ गई तो बाढ़ का कारण बनेगी, कम वर्षा आई तो सूखे का कारण भी बनेगी, जो कि क्या है, समस्याग्रस्त कार्य होगा। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरण होने पर निर्भर करती है। सही समय पर आना है और पर्याप्त वर्षा का आना है, दोनों चीजें होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि लेट आई तो भी समस्या है, जल्दी आई तो भी समस्या है, जल्दी चले गई, उसका मानसून का निवर्तन जल्दी हो गया तो भी समस्या होगी, और मानसून का निवर्तन लेट होगा बच्चों तो भी समस्या होगी। तो उचित समय पर आना, समय की जो आना है वो उचित समय पर है, और जो कितनी आती है उसका जो वितरण है वो भी सही पर होना चाहिए।
यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। ठीक है, जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है वहां पर इसकी समस्या पैदा हो सकती है। और यदि बच्चों सिंचाई के साधन है भी तो भी उनमें जल की पूर्ति के लिए मानसून का या वर्षा का होना अति आवश्यक हो जाता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। यह भी आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था को, जो हमारी मृदा है, जो उपजाऊ मृदा का बच्चों यहाँ पर अपरदन की जो समस्या देखने को मिलती है उपजाऊ मृदा की, वो भी एक समस्या यहाँ पर पैदा कर सकती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। मैंने बताया था बच्चों कि जो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है, शीतकालीन जो वर्षा होती है, वो रबी की फसल के लिए अमृत के समान है, जिस विशेष रूप से गेहूं की फसल के लिए। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र, आवासों की विविधता में उजागर होती है। क्योंकि बच्चों अलग अलग जो संस्कृति पैदा होती है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कल्चर जो है, संस्कृति है, वो किस आधार पर है? वहाँ के जलवायु के आधार पर। और बच्चों ये जो संस्कृति, अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्रों में संस्कृति होती है एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की, वो मुख्यतया भूगोल पर आधारित होती है। तो और भूगोल जो होता है यहाँ पर यदि हम बात करें तो उनकी जलवायु किस प्रकार की है, यह भी देखने वाली बात है। तो जलवायु की भिन्नता ही उनके कल्चर में भिन्नता पैदा करती है और इसी के आधार पर उनके भोजन, वस्त्र और आवास किस प्रकार के हैं, इनमें भी विविधता देखी जाती है। इसके बाद है बच्चों अल नीनो और भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून का अल नीनो पर किस प्रकार से प्रभाव है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जो अल नीनो है बच्चों, वो किस प्रकार से कार्य करता है और उसका पूरी पृथ्वी के एक जलवायु तंत्र पर किस प्रकार से इफेक्ट होता है, उसका यहां पर हम देखेंगे। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। तो इस प्रकार से अल नीनो के कारण लगातार रूप से समस्याएं पैदा हो रही है। और ये क्या चीज है और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है, आइए बच्चों हम देखते हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारतीय समेत अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। तो यह अल नीनो क्या है, एक पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पास में एक पेरू तट पर ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसके कारण यह पूरा तंत्र विकसित होता है और इससे पूरी पृथ्वी का जो मौसमी तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो साथ ही हमारा जो भारतीय मानसून है वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। अब बच्चों इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि इसके कौन कौन से परिणाम है। मुख्यतः यदि हम बात करें तो जो हम्बोल्ट धारा, ये पेरुवियन जो धारा है, यह गर्म धारा के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। अर्थात पहले ये ठंडी धारा थी लेकिन किन्हीं कारणों से ये गर्म धारा हो जाती है। अब उसमें देखा जाता है कि सन स्पॉट यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावकारी है। सन स्पॉट अर्थात सूर्य कलंक, जो कलंक है, सूर्य से आने वाले जो कलंक अर्थात सन स्पॉट जो होते हैं, जो कभी कभार उत्पन्न होते हैं सूर्य पर, और उनके प्रभाव के कारण यहाँ पर हम्बोल्ट धारा का तापमान बढ़ जाता है। और हम्बोल्ट धारा का यदि तापमान बढ़ जाता है तो उससे आने वाले आगे के जो प्रभाव है वो भी देखे जाते हैं, और जिससे कि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति देखी जाती है। जो पहले की जो चीजें परिसंचरण जो चल रहा है उसमें विकृति देखी जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता देखी जाती है। प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या तक घट जाती है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी समस्या या विनाशकारी चीजें देखने को मिलती है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा।
क्योंकि बच्चों यह लगभग क्रिसमस के आसपास आता है, 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसे इसलिए अल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो बालक ईसा के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। और पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात हम जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में गर्मी होती है, और इस वजह से वहाँ पर यह जो ठंडी धारा जो होनी चाहिए थी, ये गर्म धारा के रूप में बनती है। यहाँ पर चित्र के द्वारा हम समझेंगे बच्चों कि यह दक्षिण अमेरिकी जो क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका के पास में यहाँ ठंडी धारा, ये पेरुअन जो धारा होती है ये ठंडी धारा होती है। अमूमन आमतौर पर साधारण रूप से ठंडी धारा होती है, और ठंडी धारा के रूप में जब प्रचलित पवने इस यहाँ का जो जल है, यहाँ के जल को इधर की साइड लाता है, ठीक है, पश्चिम की ओर ले जाता है। अब पश्चिम की ओर जब ले जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर नीचे से पानी निकलता है, शीत जल का उद्वेलन होता है, जिससे कि ठंडा पानी इस क्षेत्र में रहता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में जब जल यहाँ पर आता है तो तापमान में भी वृद्धि करता है, और क्या इसके जो समुद्र का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी ऊंचा रहता है, और ये एक ढलान नुमा स्थिति में पाया जाता है। ढलान, इसका ऊपर और इसका नीचे एक ढलान पाई जाती है। और यहाँ पर गर्म ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से पूरा जल यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर गर्म पानी रहेगा। गर्म पानी जब रहेगा तो गर्मी होगी, तापमान में वृद्धि देखी जाती है, और तापमान में जब वृद्धि होगी तो दाब कैसा रहेगा, निम्न होगा। निम्न दाब यहां पर देखा जाएगा, और निम्न दाब जब यहां पर देखा जाएगा बच्चों, तो यहां से ऊपर की ओर क्या होगी, जहां जिन स्थानों पर निम्न दाब होता है उन स्थानों पर ऊपर की ओर वायु उठती है, ठीक है, ऊपर की ओर वायु उठती है। और ऊपर की ओर जब वायु उठेगी बच्चों, ऊपर की ओर जब वायु उठेगी तो ऊपरी परिसंचरण गति करेगा, और यह ऊपरी परिसंचरण मानसून को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। मानसून यहाँ का एक हिस्सा उठ करके मानसून पर जाकर के गिरता है, और वो मानसून को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है। लेकिन ये सामान्य अवस्था है, ठीक है बच्चों। लेकिन यदि यहाँ पर ये ठंडा ना होकर के यदि गर्म धारा उत्पन्न हुई, यहाँ पर किसी भी कारण से यहाँ पर गर्म धारा उत्पन्न हुई, तो क्या होगा, यहाँ पर निम्न दाब विकसित नहीं होगा। निम्न दाब यदि विकसित नहीं होगा तो अपेक्षाकृत उच्च दाब विकसित होगा, और यह जो आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी मानसून को, तो वहां पर या तो उसको रोक देगा, उसकी दिशा बदल देगा, या उसको हल्का कर देगा, उसकी गति जो है उसको हल्का कर देगा। यही कारण है कि जो ला नीनो अल नीनो का जो प्रभाव है, विशेष रूप से अल नीनो का इस जो समय को क्या बोलते हैं बच्चों, जब ये पानी ठंडा ना होकर के गर्म हो जाता है, पूरे मौसमी तंत्र को, पूरे पृथ्वी के तंत्र को यह प्रभावित करता है, और इसे क्या कहते हैं, अल नीनो प्रभाव कहते हैं। और इसके विपरीत यदि अवस्था हो जाए, अर्थात ये और ज्यादा ठंडा हो जाए या यहाँ पर और ज्यादा निम्न दाब हो जाए, तो यह मानसूनी हवाओं को और ज्यादा रूप से तेज गति से भेजता है, और इसके वजह से और ज्यादा वर्षा यहां पर भारत में देखी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ला नीनो, ठीक है। तो ला नीनो अल नीनो का जो प्रभाव है यह भी मानसून को प्रभावित करता है, और इस तरीके से न केवल मानसून को बल्कि पूरी पृथ्वी के सिस्टम को भी ला नीनो अल नीनो प्रभावित करते हैं। लेकिन बच्चों ये आमतौर पर कब आते हैं, इसके क्या कारण है, इस पर और ज्यादा रिसर्च चल रही है। कुछ वैज्ञानिक इसके मामले में ऐसा कहते हैं कि यह सन स्पॉट अर्थात सूर्य कलंक से आता है। कुछ वैज्ञानिक इसके दूसरे प्रकार के प्रभाव बताते हैं। कुछ बताते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, और ये पूरी पृथ्वी पर ही तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। और कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार से बताते हैं कि जिस तरीके से हिमकाल या हिमयुगों का आना होता है, उसी प्रकार से हिमयुगों का जाना होता है, और वर्तमान समय हिमयुगों के जाने वाला समय है। आदि अनेक वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जा सकता है। कि मानसून किस प्रकार का आएगा इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। सन 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। तो अल नीनो का आना यह एक बड़ी समस्या का कारण भी हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत ला नीनो का आना यह फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इन दोनों के कारण से ही
एक बड़ा विशाल जो जलवायु जो क्षेत्र है, जो मौसमी जो क्षेत्र है, वो बड़ी समस्या में आ सकता है। जहां पर बच्चों वर्षा होनी चाहिए थी वहां वर्षा नहीं होती, जहां पर वर्षा नहीं होनी चाहिए थी वहां उन रेगिस्तानों में वर्षा पाई जाती है। इस प्रकार से पूरा तंत्र यहां पर समस्याग्रस्त हो सकता है। आज की क्लास में बच्चों हमने इस प्रकार से ला नीनो, अल नीनो, मानसून का आर्थिक प्रभाव आदि चीजों के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार से हमारे चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।